हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के रसायन विज्ञान का तीसरा पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, इंग्लिश में एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इस अध्याय में सबसे पहले हमें बात करना है परमाणु के बारे में कि परमाणु है क्या चीज। परमाणु, तो परमाणु को समझने के लिए जैसे कि रसायन जीव विज्ञान में जो पहला पाठ पढ़े हैं कोशिका, कुछ वैसे ही सिस्टम है परमाणु का। कोशिका पाठ में ये बताया गया है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। वैसे ही परमाणु में ये बताया गया है कि सभी पदार्थों का संगठन परमाणु से हुआ है, यानी कि सभी पदार्थ परमाणु से बने। तो जिस प्रकार सभी जीव कोशिका से बने हैं, वैसे ही सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु है वो पदार्थों की कोशिका है। तो जीव विज्ञान में हमने सजीव के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मार्कर एक पदार्थ है तो भी निर्जीव है, तो जो मार्कर है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे देखते हैं, जैसे कि अब कोशिका थी तो हमने पढ़ा था कोशिका, वैसे यहाँ पे है परमाणु। अब कोशिका को बताया गया था कि जीवन की संरचनात्मक सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई है, वैसे ही परमाणु है। तो ये तो हमने बता दिया कि परमाणु से क्या बना है, पर हमें यहाँ परमाणु के बारे में पढ़ना है कि परमाणु होता क्या है, परमाणु को किसने खोजा है। तो ये बात तो क्लियर है कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। अब पदार्थ को खोजने में, सॉरी परमाणु को खोजने में जो प्रथम नाम है वो है महर्षि कणाद। ये एक संत थे जिन्होंने बहुत साल पहले परमाणु के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये बात इन्होंने बताई थी, पर वो बात परमाणु ही है, ये बात इन्होंने नहीं बताई थी। यानी कि देखा जाए तो परमाणु की खोज का श्रेय इनको देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले बताया था, लेकिन इन्होंने नामांकन नहीं किया था। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए हैं, जॉन डॉल्टन। अब इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना, तो इन्होंने इसका नाम परमाणु दिया। इन्होंने इस पे रखा है, परमाणु को इंग्लिश बोलते हैं एटम। तो दो वर्ड, एक है ए प्लस एक है टम। ए का मतलब नॉट और टम का मतलब डिवाइजिबल। नॉट यानी नहीं, डिवाइजिबल मीन्स विभाज्य, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। यानी कि जॉन डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु एक ऐसा कण है जो अविभाज्य है, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। यानी कि हम किसी पदार्थ को काटते जाएं तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई मिलेगी, जिसको हम उसके बाद नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो वो सबसे छोटी इकाई परमाणु है। नाम ये अगर संविच्छेद करें तो परम प्लस अणु। परम यानी बहुत ही छोटा, अणु तो बहुत ही छोटा। तो परमाणु अविभाज्य होता है। और वैसे ही बात कोशिका में बताई गई थी कि कोशिका क्या है, ये भी एक इकाई, क्योंकि बोला ही गया है कि जीवन की मौलिक इकाई तो एक इकाई होती है, इससे छोटा कुछ नहीं। जबकि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी तो कुछ सालों बाद फिर जो एंटोनी वान लेeuwenhoek आए थे, उन्होंने बताया था कि कोशिका से भी छोटा बहुत सारी चीजें, जैसे कोशिका के अंदर कोशिकांग है, उसमें इन्होंने केंद्रक बताए और अन्य कोशिकांग बताए। वही कहानी परमाणु के साथ भी घटी है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु से छोटा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में कुछ नाम सुना होगा, जैसे इसके अंदर नाभिक होता है, इस यहाँ पे होता है, इसको केंद्रक कहते हैं, उसी को यहाँ पे नाभिक कहते हैं। एक ही चीज है, इंग्लिश में दोनों को न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इनके बारे में, लेकिन नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बारे में डिटेल में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, चौथा पाठ, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो
यहाँ पर बिल्कुल कोशिका की तरह ही कहानी घटित हुई है, घटना घटित हुई। तो इसमें अभी तो हम यही समझेंगे कि परमाणु से छोटा कुछ नहीं, जबकि आगे पढ़ना है कि परमाणु से छोटे भी कण होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है कि परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं होता। ये जॉन डाल्टन के अनुसार है। तो पहले महर्षि करार ने बताया था, बाद में जॉन डाल्टन ने बताया था ये परमाणु। अब जो डाल्टन है, इन्होंने परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई। तो पहली बात डाल्टन ने ये बताई है कि जो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। ये पहली बात। ये यहाँ पर भी जान चुके हैं कि जितने भी पदार्थ हैं सबके सब परमाणु से मिलकर बने। फिर दूसरा पॉइंट, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। यानी इन्होंने ये बताया कि परमाणु इतना छोटा कण है कि इससे छोटा और कोई कण नहीं। तीसरी बात करते हैं, डाल्टन ने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं की एक निश्चित संख्या होती है। तो पॉइंट्स क्लियर रखेंगे कि पहला क्या बताया गया कि सभी पदार्थ परमाणु से बने। दूसरा, परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। तीसरा, जितने भी यौगिक हैं सब परमाणु से बने हैं, लेकिन परमाणुओं की एक निश्चित संख्या होती है। ऐसा नहीं कि जो भी चाहे उठा के डाल दें। तो हर एक पदार्थ की मान ली हो गया जल। अब जल में क्या है, इसमें जो भी संख्या है बिल्कुल एक निश्चित संख्या है। जैसे दो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। अब हम H3O कर दें तो थोड़ी जल बनेगा। यानी कि जो भी संख्या होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, डाल्टन ने ये बताया कि एक तत्व में जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक ही जैसे होते हैं। यानी एक तत्व में एक ही रासायनिक गुणधर्म वाले और एक ही समान द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। ये एक तत्व की बात है। अगर अलग अलग तत्व हैं तो भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न परमाणु धर्म, मतलब कि भिन्न द्रव्यमान और भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व पाए जाते हैं, तो ये परमाणु पाए जाते हैं। तो इन दो में एक लिए रखेंगे कि अगर सेम तत्व है तो उनका द्रव्यमान भी सेम होगा, उनके रासायनिक गुण भी सेम होंगे। लेकिन अगर तत्व अलग अलग है तो सीधी सी बात है कि उनके रासायनिक गुण अलग होंगे और उनका द्रव्यमान अलग होगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताए गए हैं। इन्हें बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरा जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बने। बाकी और भी बातें हैं, जैसे कि अगर हम परमाणु की साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो होती है परमाणु त्रिज्या। जैसे परमाणु, जैसे मान लीजिए वृत्त होता है तो वृत्त में बीच में केंद्र होता है, तो केंद्र से यहाँ तक होती है त्रिज्या। वैसे ही जब परमाणु की बात करें तो ये जो त्रिज्या है ये परमाणु त्रिज्या है। इसी परमाणु त्रिज्या से हम परमाणु के आकार का निर्धारण कर सकते हैं कि परमाणु कितना बड़ा है। तो ये बातें हो गई कि परमाणु और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जबकि बाद में ये बात गलत हुई है साबित, पर इस लेसन के लिए बात सही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब इस अध्याय में रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताए गए, जबकि जब 11 में जाएंगे तो वहां पर रासायनिक संयोजन के 5 नियम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर 2 ही पढ़ने हैं। तो उन 2 नियम की बात कर लेते हैं। एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। तो पहले नियम की बात करते हैं। टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक रूप से संयोजन, संयोजन मीन्स मिलना, यानी कि जब रासायनिक रूप से तत्व संयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं जब संयोग करते हैं तभी यौगिक बनाते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में थोड़ा देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में होता है अभिकारक, राइट साइड में होता है उत्पाद। कुछ भी बात करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 2 सोडियम, ये सोडियम है और साथ में क्लोरीन गैस Cl। अब ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक। अब ये मिलेंगे तो सोडियम 2 है
क्लोरीन भी 2 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ, तो आगे 2 लगा देंगे, Na यानी नमक, ये हुआ उत्पाद। तो ये एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि हमारे जो जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें लेफ्ट साइड में यानी बाएं ओर अभिकारक होते हैं और दाईं ओर उत्पाद होते हैं। जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तभी उत्पाद बनता है। तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन, यानी रासायनिक रूप से क्या संयोग हो रहा है, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का रासायनिक संयोजन हुआ, यह रासायनिक रूप से मिले और मिलने से नमक बना। तो इस प्रकार से रासायनिक संयोजन होता है। ये तो मान लीजिए हमको देखना है नियम। तो जो रासायनिक संयोजन के नियम है, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में अपना स्वयं का द्रव्यमान होता है, चाहे वो जीवित पदार्थ हो चाहे निर्जीव पदार्थ, सभी में स्वयं का द्रव्यमान। जैसे हम लोग जीवित हैं, हमारे अंदर भी द्रव्यमान है, जो वस्तु में मृत है जैसे मार्कर मृत है, बोर्ड मृत है, तो इसमें भी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं लेवाइसियर। तो लेवाइसियर ने ये बताया है कि प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान नियत होता है, अर्थात द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित होता है। अब तो ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम द्रव्यमान को मिटा सकते हैं। यानी जैसे कि ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए लकड़ी है, अब लकड़ी को हमने जला दिया, तो जलाने के बाद क्या हुआ कि उसकी कुछ मात्रा, यानी कि जैसे हमने लकड़ी जलाया, सिंपल सी बात है, तो उसकी लगभग 2% मात्रा बच गई राख के रूप में, बाकी की लगभग 8% मात्रा जो थी वो वायुमंडल में मिल गई, क्योंकि लकड़ी जली, उसमें क्या निकला, कार्बन। अब कार्बन वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन गैस, तो कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया किया, बन गई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक लकड़ी का हमने एग्जाम्पल लिया कि लकड़ी को जब जलाया गया तो लकड़ी का 8% जो है उसमें वो जो उसमें का जो कार्बन था वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, बाकी का जो 2% पार्ट था वो राख बन गया। तो द्रव्यमान खत्म कहाँ हुआ, 10% माना हमने लिया था एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। तो 10% में क्या हुआ कि 8% यहाँ 2% यहाँ, तो जो 8% था, जैसे लकड़ी थी ठोस अवस्था, अब 8% क्या हुआ, वो गैसीय अवस्था में बदल गया, बाकी का 2% ठोस अवस्था में, लेकिन मिलाकर तो 10% है। तो इसका जितना द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान अभी भी, यानी कहने का मतलब ये है कि पदार्थों के रूप बदलते हैं, द्रव्यमान नहीं बदलता। जैसे कि बर्फ है, बर्फ का जो द्रव्यमान है वो गल के पानी बनेगी तो वही द्रव्यमान है, फिर वो भाप बन जाएगी तब भी वही द्रव्यमान है। द्रव्यमान खत्म नहीं होता, ना ही हम द्रव्यमान को बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। तो यही बताएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया है। लेवाइसियर ने ये बताया है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आशा है कि नियम समझ गया हूँ कि द्रव्यमान हम ना बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं समझने के लिए, इससे मैटर और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कुछ चीजें लेते हैं, जैसे हमने ले लिया तो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनसे अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मिला के 3 ऑक्सीजन, यानी पहले जैसे ये तो निकल गया, अब ये जो कार्बन हमने यहाँ पे लिखा, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ले लिया गया, तो O2 मिला के O3, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब इसी के आधार पर हम एक उदाहरण लेते हैं, हम मान लेते हैं उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी मात्रा है 224 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमको नहीं पता। हमारे पास एक पदार्थ बना कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है इसकी मात्रा है 400 ग्राम। अब हमें ये पता करना है
कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि यदि 224 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो हमें 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब ये बताइए कि हमने कितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मिलाई और इस पर कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो नियम तो फिक्स है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब कैसे लागू हो ये बताते हैं। तो हमें ये पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। तो हमने पहले बताया था कि अभिक्रिया में बाएं ओर होते हैं अभिकारक, वो चाहे एक हो, दो हो, तीन, चार, कुछ भी हो। बाएं ओर अभिकारक, दाएं ओर उत्पाद। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर होंगे तभी उनका द्रव्यमान बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो अभिक्रिया असंतुलित मानी जाती है। तो अभिक्रिया को संतुलित असंतुलित करना ये कक्षा 10 में रसायन विज्ञान के पहले पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये समझें कि कोई भी अभिकारक और उत्पाद है एक अभिक्रिया में, तो दोनों तरफ का जो पलड़ा है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा भी प्लस माइनस है तो असंतुलित समीकरण माना जाएगा, सही नहीं होगा। तो ये जो दिख रहा है एक रासायनिक समीकरण है, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको संतुलित होना चाहिए। तो इसमें एक सीधी बात क्या है, हमें यह नहीं पता तो मान लेते हैं कि x ग्राम है, x हमने मान लिया। तो लेफ्ट साइड क्या है अभिकारक, राइट साइड उत्पाद, ऐसे लिख लेते हैं 224 प्लस x, ये हो गया क्या अभिकारक, और राइट साइड में क्या उसे देते हैं राइट साइड में 400 ग्राम ये उत्पाद। ये बराबर होना चाहिए क्योंकि ये नियम कहता है, हमने बराबर लिख दिया, तीर की जगह बराबर लगा दिया। अब x निकालना है, x इक्वल टू 400 है, 224 उधर जाएगा माइनस। अब घटा के कितना आता है, 0 से 4 निकला 6, यानी कि हमें फिर क्या होता है 9, 9 से 2 निकला 7, फिर 3 से 2 176 ग्राम। अब ये जो मात्रा निकली ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 176 यहाँ पर रख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 224 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है और 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोनों को जोड़ा गया तो 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो अभिकारक एक तरफ, उत्पाद दूसरी तरफ। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या है द्रव्यमान बराबर है, तो क्या है द्रव्यमान संरक्षित है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा है। तो यही बात समझेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभिकारक 2 है, उत्पाद 1, तो ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग। अभिकारक जितने भी हैं उनका कंबाइंड द्रव्यमान, उत्पाद यहाँ पे एक कहीं हो सकता है ज्यादा रहे तो उनका भी कंबाइंड द्रव्यमान, दोनों के जो मिश्रित लेफ्ट साइड पूरा एक और राइट साइड एक, उनको मिलाकर जो भी द्रव्यमान होगा वो बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा पहला रासायनिक संयोजन के नियम का द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात देख लेते हैं, यहाँ तो मान लीजिए द्रव्यमान बराबर हुआ था, अब अनुपात की भी बात होनी चाहिए। तो सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात। अब स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है प्राउस्ट। तो प्राउस्ट ने ये बताया कि कोई रासायनिक यौगिक या कोई रासायनिक पदार्थ, उसका निर्माण चाहे जिस भी विधि से हुआ हो, उसे चाहे जैसे भी प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसके तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पानी, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे कुआं का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, नदी का पानी हो, बरसात का कहीं का भी पानी हो, लेकिन पानी में जो होता है H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका अनुपात हमेशा बराबर ही होगा। अगर बराबर नहीं है तो फिर समझ लो बराबर, ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा बराबर होगा। तो यानी जितना भी पानी है ब्रह्मांड में सभी पानी का सूत्र यही होता है H2O। अब इसका अगर हम ऐसे देखते हैं तत्व रूप में तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी 2 अनुपात 1 है। ये तो हमने तत्वों की संख्या के आधार पर देखा, लेकिन अगर हम इनके परमाणु भार के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16।
और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा कर लेते हैं। ऑक्सीजन तो एक ही है, गुणा की जरूरत नहीं। 2:16, अब काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8। तो 1 अनुपात ये आया, 1 अनुपात ये आया। यानी कि ब्रह्मांड में हम कहीं का भी जल ले आए तो जल का जो तत्वों का अनुपात है वो 2:1 ही होगा, कैसा भी जल हो। और जो परमाणु भार वाला अनुपात हो वो 1:8 ही होगा, चाहे जिस प्रकार का जल हो। यही बताएंगे प्लाउस्ट के अनुसार कोई भी रासायनिक पदार्थ वो चाहे जिस विधि से प्राप्त किया गया उसके तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं, दोनों नियम हो गए। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इस लेसन के बचे हुए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।